अस्सलाम वालेकुम। आरी जनाब मुखारम रोवी साहब, आसिफ खान साहब, सैयद मुज़क्किर हाशमी साहब, नदीमुस्समा खान साहब, रुखसार अहमद साहब और मेरा वो अजीज़ दोस्त जिसको देखने के बाद मैं अक्सर संजीदगी भूल जाता हूँ, नौशाद अली खान सूफी साहब, मारूफ आलिम दीन जनाब गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब, फरीद अहमद सदीक़ी साहब, फिरोज़ भाई, सलीम भाई, आरिफ सैफ़ी साहब, अयाज भाई, बेशुमार दोस्त हैं। मेरे सामने मेरे बहुत पुराने साथी साबिर खान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, हैदर भाई भी हैं, कई चेहरे हैं, कई बार वो नाम बर वक्त याद नहीं आते। बहुत देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और मुझे तो तबर्रुकन खड़ा किया गया है। सारा मैटर यहाँ लोगों ने निपटा दिया। बहुत बेहतरीन तकरीरें हुई और अगर मुझे इस सागोई के लिए माफ़ फरमाएं कि अगर तकरीरों से मसाइल हल हो जाते होते तो शायद हमारे निकलते निकलते उम्मत मुस्लिमा का उद्धार हो जाता। सही। इतनी खूबसूरत और अच्छी पुरअसर तकरीरें यहाँ पर हुई हैं। थोड़ा सा बहुत सारे सवालात जहन में हैं मेरे साथियों के, बहुत सारे शुकूक व शुबहात भी हैं। बहुत सारे सस्पिशंस हैं। सब चीजें एक्सप्रेशन में आती नहीं है, सब बातें बयान नहीं की जा सकती, कुछ न कुछ रह जाता है। और चूंकि मुझे और ऑर्गेनाइजर्स को और ख़ास तौर से आज के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मेरे बड़े अजीज़ हैं आसिफ खान, उनका ये एहसान है सबके दिल में ये बात है कि हो सकता है हम इस पोजीशन में हों कि अपने ख्यालात का इजहार तकरीर के दौरान न कर पाएँ, इसलिए इतनी गुंजाइश रखी गई कि जब तकारीर का सिलसिला ख़त्म हो और सदर मनहूस, जिसे आप मोहब्बतन सदर मौसूफ कहते हैं, जब वो बोल कर गुजर जाए तो सवालात का एक वक्फा हो और उसमें आप जो चाहें वो पूछ लें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी मंजिल तो नहीं है जहाँ हम बैठे हैं या जहाँ ये नौजवान दोस्त खड़े हैं, ये कौमी पार्टी ऑफ इंडिया की मंजिल नहीं है। और मैं तो खैर एक फ़कीर आदमी हूँ, मेरी क्या मंजिल हो सकती है। हम सबको ज़मीन के अंदर जाना है, मंजिल तो वही है। लेकिन बहरहाल ये पहला मौका है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल करियर में जब हम इस जगह पर एक गेट टुगेदर लेकर बैठे इन हेड्स ऑफ। मैं सलाम करता हूँ। पार्टी के विजन को लेकर अक्सर
एक दुविधा होती है जहन में, कई बार बड़ी तकलीफ पहुंचती है कि, और ख़ास तौर से जो मेरे पुराने दोस्त हैं, हालांकि अगर मैं देखूं तो इस बात पर बड़ी हैरानी होनी चाहिए, और मुझे तो है, हालांकि मैं जानता हूं कि आप तो माशाअल्लाह 30-35 साल के हो, मैं आपकी बात नहीं कर, लेकिन अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो 50 से ऊपर कोई भी नहीं है। ये गलत तो नहीं है? 50 के ऊपर कोई भी नहीं है। हम लोग संजीदगी की बात कर रहे हैं, होशमंदी की बात कर रहे हैं, प्लानिंग्स की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशंस की बात कर रहे हैं, और हमारा जो सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा तबका है, जिससे उम्मीद की जानी चाहिए कि वो नाजुक औकात में अपनी रहनुमाई पेश करेगा, अपनी उम्र रसीदगी का कोई वाज़ेह सबूत देगा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी उम्र के लोगों ने कम से कम मेरे साथ तो वफा नहीं। क्या पता हसनैन के मुकद्दर में ऐसा ही होता हो, तारीख तो यही है। क्या पता ऐसा ही होता, लेकिन मेरे साथ तो मेरी उम्र के लोगों ने वफा नहीं। मुझ पर ये इल्जाम है, यकीनन है, मैं उसकी तरदीद की जरूरत नहीं समझता, कोई जरूरत नहीं है उसकी तरदीद की। मुझ पर ये इल्जाम है कि ये नौजवानों को बिगाड़ते हैं। अगर सीलमपुर, चौहान बांगर, जाफराबाद, ओखला, शास्त्री पार्क के नौजवान बिगड़ने के बाद ऐसे बनते हैं या ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो इस बिगाड़ की तारीफ तो हर शख्स को खुले ज़हन के साथ। मैंने पहले अर्ज किया कि मैं इस इल्ज़ाम की तरदीद नहीं करूंगा, और ये मेरी तबीयत का खासा भी नहीं है भाई। मैं किसी इल्ज़ाम की तरदीद करने में विश्वास नहीं रखता। मैं जानता हूं कि अवामुन्नास ने और एस्टैब्लिशमेंट ने हजरत ईसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर को उस्ताद भी कहा और चार्जशीट भी लगे। उस्ताद भी कहा, उस्ताद तू बोलता बहुत है, तू बोलता बहुत है, उसके पहले कहते हैं उस्ताद तू बोलता बहुत है। हजरत ईसा ने कहा था, बड़ा तारीखी जुमला है जो बाइबल में देखने को मिलता है कि अगर मैं चुप रहा तो ये पत्थर बोलेंगे, अगर मैं चुप रहा तो ये पत्थर बोलेंगे। मैं समझता हूं कि शायद उससे मिलता जुलता ये वक्त है। अगर कौमी पार्टी चुप रही तो दरख्त बोलेंगे, पत्थर बोलेंगे। इसलिए फरीजा अदा करने के लिए आप उठ खड़े हुए हैं, मैं उठ खड़ा हुआ हूं। मेरी खैर क्या बिसात है, लेकिन फिर भी मैं नौशाद खान सूरी साहब आपको ये बताऊं कि जब कभी लोग कहते हैं कि हसनैन साहब इलेक्शन में खड़े हैं और शायद इस बार उनकी मुराद पूरी हो जाए, तो मुझे तकलीफ ही नहीं होती, हंसी भी आती कि अगर इलेक्शन में कामयाबी मेरा मकसद होता, अगर किसी सियासी कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान में मुसलमानों की दलाली करना मेरा मकसद होता, तो खुदा की कसम 15 साल पहले मैं मरकजी काबीना में वजीर हो गया। 15 साल पहले, आज की बात नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20 साल आपको दिए। 15 साल पहले, चूंकि इस वक्त जो 3 बड़े चेहरे आपके सामने नजर आते हैं, कमाल फारूकी साहब, मीम अफसल साहब, मोहम्मद अदीब साहब, कि कल भी पानी भरते थे, आज भी पानी भरते हैं। इनमें से किसी की इतनी औकात नहीं है, इनमें किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझसे अवामी मौजू के किसी भी हिस्से पर, किसी भी नुक्ते पर एक खुली बहस कर ले, सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं इसको भी कि हसनैन साहब इलेक्शन में खड़े हैं, बड़ी उम्मीदों से खड़े हैं,
बेचारे 17 साल, बेचारे 17 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं। What the devil are they talking about here? बेचारे क्या है ये? 17 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस बार तो उनको वोट दे दो, इस बार तो इनको जीतना चाहिए, जैसे ये मेरा मतमह नजर है, जैसे ये मेरा गोल हो, जैसे यही कौमी पार्टी ऑफ इंडिया का गोल, जैसे यही हम चाहते हों। मुझे खूब याद है वो मनहूस रात 5 दिसंबर की। हम 4 बहुत अच्छे खाते पीते दोस्त, खाता पीता तो खैर मैं आज भी दिखता हूं, लेकिन जब सही मानों में खाता पीता था, आज दिखता हूं। तो जब मेरे कुछ खाते पीते दोस्त 5 दिसंबर सन 1992 को दिलशाद गार्डन के एक घर में जमा हुए और हमने पेशन गोइयाँ शुरू की कि साहब कल क्या होगा। किसी ने कहा कि साहब कल कुछ नहीं होगा, किसी ने कहा कि साहब कुछ हुआ तो मैं बम उठा लूंगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मुख्तलिफ रायें थी, लेकिन मुझे अपनी तारीखी बात आज तक याद, आज भी याद। इट्स नॉट दैट I will cease to be a Muslim, but I would definitely cease to be an Indian the moment Babri Masjid is demolished. ऐसा तो नहीं होगा कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो मैं मुसलमान नहीं रहूंगा। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के अश्योरेंस के बाद, तो मैं एक हिंदुस्तानी तो नहीं रहूंगा, और मैं नहीं हूं। आप अपने ईमान की खैर बनाएं, आप सोचें कि भाई आप क्या है, आप सोचें। आप पर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इतने बड़े वाक़े के बाद, इतने बड़े फरेब के बाद अगर कोई इस कौम पर भरोसा करता है, कोई इसकी लीडरशिप पर भरोसा करता है, तो मैं समझता हूं कि अगर वो मुसलमान है तो उसे मर जाना चाहिए बजाय भरोसा करने। और जब हमने बाबरी मस्जिद की शहादत के तकरीबन 4 साल बाद, तकरीबन 3 साल 11 महीने बाद एग्जैक्टली कौमी पार्टी ऑफ इंडिया को बनाने की पहल की, तो उस रोज हमारे जहन में कोई 10-5 साल का मंसूबा बिल्कुल नहीं था। हमने ये 4 साल मुख्तलिफ तहरीकात को समझने में गुजारे थे। हिंदुस्तानी तहरीकात की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में चलने वाली एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं कि मैंने वो 4 साल सारी दुनिया में जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट्स चली हैं, चलती रही हैं पिछली 4-5 सदियों से, और ख़ास तौर से 19वीं और 20वीं सदी में, चाहे वो फ्रांस के रेवोल्यूशन का मामला हो, या ज़ार के ख़िलाफ़ बगावत हो, या ईरान की तहरीक हो, आयतुल्लाह ख़मैनी की, या मौजूदा रूस का मामला हो, या मार्टिन लूथर किंग की बगावत हो। मैंने उन तमाम तहरीकात का मुताला किया और मुझे लगा कि अगर 100 साल से कम में इलाज ढूंढने की कोशिश की गई तो हम इस मरीज को इलाज के बहाने मार डालेंगे। हम जिसका इलाज करने जा रहे हैं, भाई अगर टीबी का इलाज आप 6 महीने की जगह 6 दिन में करें, और ये सोच करके करें कि भाई 8 दिन में तो 105 डिग्री का बुखार उतर आता है मलेरिया का, इसमें तो कुल बुखार 100 डिग्री का होता है, तो इसे तो 3 दिन में उतारा ही जा सकता है। तो अगर आपने खुदा न खास्ता टीबी का बुखार 3 दिन में उतारने की कोशिश की तो मरीज ही उतर जाएगा, वो जिंदगी की सीढ़ी से जरूर उतर जाएगा। तो ये तो हमने तय कर रखा था। और अभी कुछ रोज पहले की बात है कि अजीजम रुखसार रुकीक से मेरी बात चल रही थी। मैंने कहा भाई आपने बहुत मुताला किया है, उम्र को देखते हुए तो बहुत मुताला किया है माशाअल्लाह, लेकिन
आपने कभी इस बात पे नज़र रखी है कि लोग पहले 4000 वोट हासिल करते हैं और बाद में 400 वोट हासिल करते हैं? वजह क्या होती है? क्योंकि 4000 वोट पाने के बाद जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब आवाम की, जब उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, अगरचे वो आदमी जीतता नहीं है लेकिन 4000 वोट हासिल कर लेता है, तो आवाम की जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है वो जब पूरी नहीं होती है तो फिर लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं एंड ही इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। फिर वो तारीख के कूड़ेदान में चला जाता है। ये बहुत छोटी बात है, मुझे इसका हवाला देने की जरूरत नहीं पेश आई कि लोग अक्सर कहते हैं कि भाई इस इलेक्शन में हसनैन साहब आपको वोट कितना मिलेगा, आप तो सदर हैं पार्टी के, खुदा न खास्ता 1500 पे निमट गए तो ये बातें होती हैं। और मैं उनसे कहता हूं कि यार हम तो जब 315 पे थे, जब भी हमने तुम्हारे बड़े बड़ों को धूल चटाई थी, अब तो निपटाएंगे। जब 315 वोट हमारे कैंडिडेट ने हासिल किए थे तो उस दौरान भी सीलमपुर की किसी मायना सियासी शख्सियत के अंदर इतना दम तो नहीं था कि हमसे वोटों की ताकत से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर प्लानिंग नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, अगर आपकी पकड़ इश्यूज पर नहीं है, अगर आप लोगों को जानते नहीं हैं, आप अगर नज़रियाती तौर पर मजबूत लोग नहीं हैं, तो आपको 10,000 वोट मिल सकता है लेकिन आप उसके बावजूद ख़त्म हो जाएंगे। कम से कम खिलौने वाले और हाथी वाले और कुत्ते वालों की मिसाल तो है। इसलिए इस प्रेशर से अपने आप को आज़ाद कीजिए कि साहब इस इलेक्शन में कितना वोट आएगा। कोई दो राय नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हैं और ये एग्जैक्टली 40 लोग, आज बड़ी हैरानी की बात है आसिफ भाई, पूरे ही 40 चिल्ला हो गया। इस्लामी तारीख में 40 की बड़ी अहमियत है, समझ लो, बड़ी अहमियत है। टर्निंग पॉइंट है। 39 थे और वो कुफार ये कह रहे थे वो 40वां नहीं होने देंगे। 40वां नहीं हो, आज 40वां को जिस कॉन्टेक्स्ट में मनाया जाता है या किया जाता है वो एक खिलाफी बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप तशरीफ रखते हैं, आप इसकी तस्दीक करेंगे कि लोग कहते हैं कि वो 40वां नहीं होने देंगे। 40वां हुआ, हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, 40वां मोमिन था वो अजीम शख्स, 40वां मोमिन। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या? ये 39 लोग तो पहले भी थे। मुझे बहुत खुशी है कि हमें एक 40वां मिला आसिफ खान की सूरत में। और ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत, पूरी जवानी, पूरी रवानी, पूरे आबोताब के साथ आगे बढ़ेगी और इसे अल्लाह ने चाहा कोई रोक नहीं सकता। जो लोग साजिशें कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या बताऊं, क्या बताऊं? मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जब सीलमपुर के लोग हिंदी और उर्दू नहीं बोलना चाहते थे तो हमने लोगों के मुंह में अंग्रेजी की जबान रखी। आज से 10 साल पहले जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कानून क्या होता है, LLB की डिग्री क्या होती है, तो उस ज़माने में हमने लॉ सेंटर कायम किया। मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताता हूँ, ये मेरे खून में नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे जो कुछ कहना है सच कहना है, अपने दुश्मन के खिलाफ भी सच कहना है। ये मेरे खून में नहीं है। मैं परफॉर्मेंस और गलत स्टेटमेंट के जरिए अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करूँ। जो लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी छाती पर झूठ का बोझ लेकर मरूं उससे बेहतर है, जीऊं उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये मेरा ईमान। मैं किसी पर इल्जाम लगाने का आदी नहीं। मैं जो कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो कितनी ही बड़ी सियासी शख्सियत हो इस मुल्क की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दरमियान नौशाद अली खान सूरी साहब मौजूद हैं, बड़े दिलचस्प
सिचुएशन में आपसे मुलाकात हुई थी और मैंने बरमला बॉम्बे में उस शख्स को निशाना बनाया था जिसकी दावत पर मैं बॉम्बे गया था। महेश भट्ट ने मुझे दावत दे करके अपने प्रोग्राम में बुलाया था और महेश भट्ट को ही मैंने पहले निशाने पे लिया। पहला निशाना वही शख्स था और मैंने कहा था कि मिस्टर भट्ट, आधा मुसलमान कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और अगर आपकी सरिश्त में होता है तो उससे हमारा भला नहीं होता, हमें पूरा चाहिए। और ये मैं शुरू से कहता भी रहा हूं कि ये आधे अधूरे के चक्कर में जो लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं खुदा के लिए। वो कोई और तजर्बा कर ले, वो आधा बिल माफ कराने वाले भी आधे ही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया कहते हैं ना, आधा माफ कर देंगे, अगर गलत है तो पूरा ही माफ कर देंगे। कहता है हर औरत के पीछे कमांडो लगा देंगे, वो भी आधी आबादी है, तो पूरी आबादी के पीछे लगा दे यार। ये आधे को क्रॉस नहीं कर पा रहे। इनके मुंह पर आधा सच है, और आधा सच कितना खतरनाक होता है। आधा सच इतना खतरनाक होता है कि उसका उल्टा भी सही होता है। अगर कोई ये कहे कि हमारे यहाँ 50% लोग अक्लमंद हैं, तो उसने मान लिया कि हमारे यहाँ 50% लोग बेवकूफ। एट ए टाइम दोनों बातें सही होती हैं। तो आधे अधूरे का तजुर्बा हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप नजरियाती तौर पर पूरे बने, पूरे मुसलमान बने। आधा इस्लाम भी आप हमें न दिखाएं, अल्लाह के वास्ते पूरा दिखाएं, बने भी पूरे, क्योंकि नजरियात की बड़ी अहमियत होती है, बहुत ज्यादा अहमियत होती है। नजरियाती तौर पर जब लोग बिखर जाते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि तादाद की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन अगर नजरियाती कमजोरी हमारे और आपके अंदर पैदा होगी तो फिर हम उसके बाद कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो पहली चीज है, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एनी आइडियोलॉजी। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट मेंट फॉर एनी आइडियोलॉजी, एनी ऑर्गेनाइजेशन। No organizational effort can ever succeed, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप इसे नोट कर लें, कहीं भी लिख लें। आपका जो परफॉर्मेंस है वो टोटल होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस इंप्रेशन में नहीं आता कि साहब ये हर मीटिंग में आते हैं, बहुत वो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एक डिमांड है, there's no doubt about it। लेकिन मैं इस बात पर नजर जरूर रखता हूं कि ये जो है, जिसे दिल कहते हैं, आजकल मेरा बड़ा हो रहा है। ये दिल कहाँ है उसका? क्या करना है आपको यहीं से सोचना होता है, कैसे करना वो यहां से सोचना, क्या करना वो यहां से सोचना है, ये नहीं बदलना चाहिए। और कैसे करना है, फिर तो लोमड़ी जैसी चालाकी होती है। कैसे करना, वो तो पैतरेबाजी, जंग एक दो का है। हम न यहां से कमजोर रहना चाहते हैं, ना यहां से कमजोर रहना चाहते हैं। यहां से कमजोर रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर यहां से कमजोर हो गए तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, खुद ही खत्म हो जाए। अगर हम यहां से कमजोर हो गए तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। यहां से कमजोर रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे भी बढ़ना है और अपनी नजरियाती चीजों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस बात को हमेशा हमें जहन में रखना चाहिए। ये बात बहुत खटकती है, बहुत खटकती है। और जब ये पॉइंट्स, ये हमारे आसिफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने इस पर हालांकि बात नहीं की, लेकिन ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, उनके जहन में ऐसी बातें आई। लेकिन जो कुछ वो सुनते हैं वो उन्होंने हमारे सामने रखा है। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं बड़े चुभते हुए पॉइंट्स,
ये लोग करते हैं। सब जख्मों का इलाज आपके सामने आया कि भाई ये डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तो जवाब दिया गया कि हाँ, कम से कम मुजफ्फरनगर के जख्मों का इलाज तो हमारे ही पास है। और गलत क्या है? दूसरों से पूछिए क्या इलाज, कीजिए कन्वेंशन, लोगों से पूछिए इस मुल्क में मुसलमान मारे जा रहे हैं, उनके पास क्या इलाज है? कुछ। आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले, सन 2004 के इलेक्शन की तैयारी थी, आप थे उसमें, जब पहला कन्वेंशन हम लोग कर रहे थे, और उसमें आपके उस वक्त के मरकजी वजीर कपिल सिब्बल साहब थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में हमने एक सवाल उठाया था, और वो सवाल मेरा आज तक कायम है। मैंने कहा, देखिए सिब्बल साहब, एक बात बताइए। वो कई लोग थे, सबसे मेरा यह सवाल था, डाइस से सवाल था ये, आप मुझे एक बात बताइए कि कश्मीर में 5% पंडित रहते हैं, 5%। उनकी सेफ्टी के लिए आपने जरूरी समझा कि उनको हथियार भी दिए जाएं, एक तंजीम खड़ी की जाए, ग्राम सुरक्षा समिति, विलेज डिफेंस कमेटी, एक विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जाए, और उस विलेज डिफेंस कमेटी के जरिए उनको हथियार दिए जाएं, और उनको बीएसएफ वाले जाकर ट्रेनिंग दें, ताकि वो टेररिस्टों का सामना कर सकें। ये कोई इल्जाम नहीं है, आप कश्मीर जाए, देख लें, यू आर फ्री टू गो एंड सी, कोई भी आदमी जाके देख सकता है। तो आप यहाँ पर मुसलमानों के मसाइल के हल की बात कर रहे हैं। आपको हमारे वजूद की, हमारी इज्जत की बड़ी फिक्र है कि साहब, इतनी ख़वातीन की आबरू रेजी हुई, इतने बच्चे शहीद किए गए, इतने मर्द मारे गए, इतनी इबादत गाहें तबाह व बर्बाद की गई। ऐसा कुछ तो कश्मीर में हिंदुओं के साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने उनको हथियार दिए। तो 5-7% आबादी तो गुजरात की भी है, इतनी आबादी है मुसलमानों की वहां पर। तो क्या आप मुसलमानों को हथियार देंगे अगर आप पावर में आ गए? इलेक्शन तो होने जा रहा है। जब मैंने उनसे पूछा था कि अगर आप पावर में आ गए, गुजरात आपको दे दिया गया, बख्श दिया गया, किस्मत आप पर मेहरबान होगी, आप उस रियासत के स्याहो सफेद के मालिक हो गए जिसने पूरे 2.5 महीने तक मुसलमानों का कत्लेआम देखा, तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि जिस तरह आपने अपने कश्मीरी भाइयों को, पंडितों को, मुसलमानों से अपनी हिफाजत करने के लिए हथियार भी दिए हैं और तरबियत भी दी है, गुजरात के मुसलमानों को हथियार भी देंगे और तरबियत भी देंगे? उम्मीद करूं। कोई जवाब नहीं था, मगर ये सवाल अपनी जगह पे आज तक कायम है कि अगर इसका तजुर्बा कश्मीर में किया जा सकता है तो हमने क्या बिगाड़ा है भैया? आपका क्या बिगाड़ा है? आप जो कहते हैं कि नहीं, हम मुसलमानों को संरक्षण देना चाहते हैं, उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, हम उन्हें तालीम देना चाहते हैं, आप तो हमारे तालीमी इदारों पर कब्जे कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने हमसे छीन ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आपने हमसे छीन लिया, नदवतुल उलमा पर आपने छापे मारे, देवबंद को आपने निशाने पर रखा, मज़ाहिर को आपने निशाने पर रखा। आप तो हमसे हमारे इदारे छीन रहे हैं, या उन पर कब्जे कर रहे हैं, या उन पर छापे मार रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप मुसलमानों की तालीम के सिलसिले में बड़े संजीदा हैं। आपके अहद में 65 साल अहद में, जिसमें तकरीबन 50 साल तो कांग्रेस के नाम जरूर जाते हैं, 50 से 55 साल, इसमें 50,000 फसादात हो गए, 50,000 से ज्यादा दंगे हो गए। क्या किसी कौम को बचाने के लिए दंगे कराए जाते हैं? अगर हमने ये पूछ लिया तो हम टेररिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जुल्मत पसंद हैं, तारीख ख्याल हैं, बुनियाद परस्त हैं।
ये बहुत छोटे अल्फाज हैं, बड़े लफ्ज लाइए। सवाल तो फिर भी करेंगे हम, और जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इस मुल्क के नक्शे की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बंबई से लेकर दिल्ली तक ये बात मैं लगातार कहता रहा हूं। जंतर मंतर पे भी खड़े होकर हमने अपनी तकरीर में ये बात कही है कि माफ कीजिएगा, आप हमें मारते 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 दीवार से लगने पर मजबूर करते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि हम स्ट्राइक बैक नहीं करेंगे। यू आर लिविंग इन द पैराडाइज ऑफ फूल्स। अहमकों की जन्नत पे रहते हैं आप। और ये इज्तिमा, ये मजलिस जिसमें मुझ समेत 40 आदमी जमा है, तुम भी जमा, और मेरे अलावा तकरीबन सभी जवान हैं। और मैं भी टेक्निकली बूढ़ा हूं क्योंकि मेरी उम्र है 60 के आसपास। वरना जहां तक अज़्म की बात है तो भैया अभी तक आपने हवालात की सैर नहीं की है, और मैं 4 बार जेल जा चुका हूं और 5वीं बार जाने के लिए तैयार हूं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं टेक्निकली तो बूढ़ा हूं, वाकईतन मैं भी बूढ़ा नहीं हूं। तो ये 40 जवानों की महफिल ये इशारा करती है कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का ये सिलसिला रुका नहीं तो फिर इसके नतीजे उल्टे होंगे, सही नहीं होंगे। जो लोग इंतखाबात की दुनिया में रहते हैं, मैं उनसे कोई बहस नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, बहस करना भी नहीं चाहता। जाहिर है कि मेरे वालिद मोहतरम एक बात कहा करते थे कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। अनपढ़ आदमी को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखे आदमी को समझाना तो जरा मुश्किल होता है। वो लोग जिन पर कोई रंग ना हो उन पर तो एक रंग चढ़ाया जा सकता है, और जो पहले ही कौसे खजा बने हुए हों वो खुद दोबारा तो अपनी खजा बन सकते हैं, खुद अपनी खजा बन सकते हैं, उन पर कोई और रंग चढ़ाया नहीं जा सकता। और I have been a very good planner. Let me praise myself. कि वक्त बर्बाद करना कम से कम मेरी श्रेष्ठता नहीं। मैं ऐसे लोगों पर 1 मिनट लगाने का ख्याल नहीं। आपकी आप जाने, आप बच्चे हैं, आपके सीखने का दौर है, आप सीखने के दौर से गुजर रहे हैं, आप तो तजुर्बे कर सकते हैं। मेरे पास तजुर्बा करने की मोहलत जरा कम है, इसलिए मैं कोई तजर्बा करके अपना कीमती वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। वैसे भी 60 साल की उम्र पहुंचकर आदमी सीखना शुरू कर दे तो बेचारा अमल कब करे, तो फिर क्या अमल करे। आई हैव बीन अ प्रैक्टिकल मैन, मैं प्रैक्टिस ही करूं, और मैंने बिल्कुल तय कर रखा है कि right from day one, I am not supposed to allow those people to work with me who do not believe in my theory. ऐसे लोगों को मैं अपने साथ रखने का कायल नहीं हूं जिनके बारे में मुझे लगे कि ये तो जैसे वो 40 कदम किसी जनाजे के साथ भी चलना होता है, तो ये तो 40 कदम से पहले ही भाग खड़े होंगे, तो भाई मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूं। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, कोई जरूरत नहीं है। आपका अपना वक्त आपके पास फालतू हो सकता है, हमारे पास नहीं। हमारे साथ आए तो पूरी दिलजमाई के साथ आए। आई वॉन्ट 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सब्जेक्ट, 100% कॉन्सेंट्रेशन, कोई अटकन भटकन नहीं, कुछ नहीं। हमने कब सोचा था कि हम कभी होटल क्लार्क में आएंगे और होटल क्लार्क के ऑर्चिड हॉल में आकर के कुछ वो करेंगे? कभी सोचा था? बोलिए, कभी सोचा था? 5 साल, 6 साल, 8 साल पहले पुरानी बातें याद कीजिए। किसी ने सोचा था? आपने सोचा था? हम तो दूसरों के कन्वेंशन में जाके डाके डाला करते थे, जबरदस्ती घुस जाया करते थे। सच्चाई है, सच्चाई है, इस पर 392 बननी चाहिए, बनी नहीं।
हम जाया करते थे, जबरदस्ती घुस जाया करते थे कि भाई हमें बोलने दो, नहीं बोलने दोगे तो हम तुम्हें नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलने दिया। और नहीं बोलने दिया। हमें याद है कि ये थे हमारे साथ उस गुनाह के शरीक ये भी थे कि हम एक जलसे में गए, जरा फोन तो उस जलसे में हिंदुस्तान की फौजी तैयारियों का तस्करा हो रहा था। 26/11 के बाद वो प्रोग्राम हुआ था और उसमें बहुत सारी बातें थी और इंटेलिजेंस के आदमी भरे पड़े थे। इंटेलिजेंस वाले ज़्यादा थे और बाकायदा सुनने वाले कम थे। तो वहाँ मैंने अपनी बात शुरू की कुछ इस तरह से कि भाई बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते होते हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं कुछ। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे लगता है कि आपका आदमी इस जुर्म में मुलव्वस है, आप मुझे दे दीजिए। ऐसा नहीं होता, कहने वाले से नहीं होता। आप यहाँ बैठे, देयर आर सम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। लेकिन मैं एक बात जाननी चाहता हूँ, आपको याद होगा कि अगर मॉरली ये बात दुरुस्त है कि 26/11 के हादसे में जिस आदमी का हाथ है, अगर आप ईमानदारी से ऐसा समझते हैं कि इसमें हाफिज सईद का 26/11 के हादसे में, और वो आपको दे दिया जाए ताकि आप उसे फांसी पर लटका सकें, तो मैं 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आपके सामने ये मांग रखता हूं, और आपको तो इससे इनकार भी नहीं है कि बंबई और गुजरात के फसादात में मारे गए हजारों मुसलमानों के कातिल के तौर पर हमारे पास दो नाम हैं, बाल ठाकरे का नाम है और मोदी का नाम है। आप हमें दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए, जो हमें करना हम कर लेंगे। बड़ा हंगामा हुआ साहब, वो ये क्या कर रहे हैं। मेरे सामने से माइक हटाने की कोशिश की गई। मैंने इशारा करके, ये भी थे और भी कुछ लोग थे मेरे साथ, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे तो बाकायदा मैसेज भेज करके बुलाया गया। उस रोज़ हम डकैती नहीं डाल रहे थे, उस रोज़ हम बाकायदा इन्वाइटेड थे। मैंने कहा भाई मैं तो बुलाया गया हूँ और आपने कहा कि भाई आप बोलिए, तो हम बोल रहे हैं। अब जो बोल रहे हैं उसका जवाब देने का वो काम आपका है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पे सलमान हैदर साहब थे और जी पार्था साथी साहब थे, बड़ी तवील गुफ्तगू। मैंने कहा देख लीजिए, आप इस हॉल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा है और आपको एक ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ सकता है जिसका पहले आपकी जिंदगी में कभी तजुर्बा ना हुआ। तो फिर पार्था साथी साहब ने कहा कि भाई इन्हें बोलने दो। सलमान हैदर साहब ने कहा इन्हें बोलने दो यार, नॉट फॉर गॉड सेक, फॉर आवर सेक। अल्लाह जो करेगा वो करेगा, लेकिन फिल वक्त तो कमान इनके हाथ में है। 26/11 पहले हो चुका, आज की तारीख में कुछ और हो जाएगा। हमें कब इस बात की परवाह? हम उनसे पूछकर अपने नजरियात बनाएंगे। हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है, अपने मसाइल के बारे में नहीं पता है। हमें नहीं मालूम कि हम पर क्या गुजर रही है। हमें नहीं पता कि इस मुल्क के इस कैपिटल में हमारी जमीनों पर कब्जा करके लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा करके आप 5 स्टार होटल बना रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा करके आप अपनी गवर्नमेंट की एजेंसीज के लिए दफातर खोल रहे हैं और हमें नालों के किनारे पर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि आप इनक्रोचर हैं। योर गवर्नमेंट इज इनक्रोचर, यू हैव इनक्रोच्ड आवर प्रॉपर्टी। मैं एक नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि जितनी जमीनों पर तुमने कब्जा किया है पिछले 65 वर्षों में, अगर तुम हमें दे दो तो हमारा मेयार जिंदगी इतना बुलंद हो जाए कि तुम्हें रश्क आए। जरूरी है हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कि वो जाने तो सही। अभी तक तो वो जानते ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम झुग्गी में रहते हैं और ये झुग्गी हमारे अब्बा जान ने कब्जा करके बनाई है। साहब DDA पर हमने
कब्जा कर रखा। अब क्या करें, ये उनकी मेहरबानी है, जब तक वो हमें रहने दें। डीडीए भी तो खत्म की जा सकती है। वो दौर था कि कुछ लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे ये कहने के लिए कि पंडित जी, और बड़े ऊंचे नाम थे, बहुत ऊंचे नाम, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना आज़ाद की इमा पर ये लोग गए थे या भेजे गए थे कि पंडित जी से आप जाकर कहें कि पंडित जी ये देखिए क्या हो रहा है, हम तो आपके नमक ख्वार हैं, हमने आपका नमक खाया है और हमने सारी ज़िंदगी आपकी वफादारी की। हमने आपके कहने पर जिना और उसकी मुस्लिम लीग को मुल्क बदर कर दिया, हिंदुस्तान के टुकड़े मंजूर कर लिए, लेकिन आप पर आँच आए, ये हमें मंजूर नहीं था। आपकी खिदमत आलिया में ये हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क पेश किया है, ये हमारी मेहरबानी करम फरमाई का नतीजा है। अब उसका नतीजा ये है कि आप और आपकी एजेंसी जो है वो मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, औक़ाफ़ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। आप अगर थोड़ी सी करम फरमाई कर दें, अगर आप थोड़ी सी इनायत कर दें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, पंडित थे, सांप का बच्चा, बोले हजरत पूरी दिल्ली औक़ाफ़ की ज़मीन पर बनी है। तवज्जो से सुनिएगा, पूरी दिल्ली औक़ाफ़ की ज़मीन पर बनी है, क्या राजधानी कहीं और ले जाएं? क्या कहा? पूरी दिल्ली जो है वो मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा करके बनी। सब कुछ तो आपका है, अब क्या राजधानी कहीं और ले जाएं? अगर दोबारा किसी पंडित ने ये पूछने की कोशिश की कौमी पार्टी की क़यादत के सामने, तो कहेगा तुम राजधानी नहीं बल्कि अपना देश भी कहीं और ले जाओ, सही, कहीं और ले जाओ। हमने इस बात का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा है कि आप कहाँ रहेंगे और आपकी राजधानी कहाँ रहेगी। ये हमारे बुजुर्गों की जमीन है, चाहिए, ये हमें मिलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। सिर्फ एक सीट की बात नहीं है। कितनी सीटें जीत लेंगे आप बताइए? बताइए, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सीटों की सियासत कर रहे हैं। कितनी सीटें जीत लेंगे आप? दिल्ली के अंदर आज की तारीख में आप 7-8 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकते। हद है, हद बता रहा हूं आपको कि अगर एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप क्रिएट कर लेंगे जबरदस्ती, तो भी आप 10 सीटों से ज्यादा नहीं जा सकते। और ये 14% आपका शेयर होगा। कितना शेयर होगा यार? वो बोटी देकर बकरा मांग रहे हैं, मुसलमान के बच्चे को बोटी दिखा करके बकरा मांग रहे हो, वो भी कुर्बानी का। इतना भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम आजाद लोग हैं भाई, हम गुलाम नहीं है कि आप जो बता देंगे उसी पर चलेंगे। गुलाम नहीं है, हम आजाद लोग हैं। हमारी क़यादत की आंखें खुली हैं, 24 घंटे खुली हैं। और अब तो मैं आपको बता दूं, बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दूं कि पिछले कुछ अरसे से हाशमी साहब लगातार ये बात कही जा रही है कि यार हसनैन साहब की उम्र हो गई, बेचारे बूढ़े हो गए, अभी तक तो मैं चीनी खा रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ, लोग कह रहे बूढ़े हो गए। पहली बात तो ये है कि ये बुढ़ा इतनी आसानी से टलने वाला है। अल्लाह देख रहा है। और अगर ये टल गया तो इसने जो जहर छोड़ा है वो, उसका तो कोई इलाज ही नहीं। ये मैं उन लोगों से कह रहा हूं हजरत, जो बड़ी उम्मीद से बैठे हैं, सोच रहे हैं कि साहब वो ये बड़े मियाँ अगर गुजर जाएं तो जो एक आफत है ये आफत टल जाएगी। भाई आप नदीम उज़्ज़मा के होते हुए, रुखसार के होते हुए, बुखार साहब के होते हुए, आसिफ खान के होते हुए, खुद आप अपनी मौत, ये इसे भी मेरी मौत का इंतजार है काफर। लेकिन बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है। एक आदमी ज़हनी तौर पर ये समझता है कि अगर सर को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा तो मैं तो हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
क्या इनके होते हुए ऐसा लगता है कि तहरीक मर सकती है? हमने क़यादत को दूसरी नस्ल को सौंपने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। द वे दीज पीपल हैव स्पोकन हियर, इस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है, सोच रखी है, उसे देखकर ऐसा लगता है मुझे 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 बहुत इत्मीनान है। ज़ाती तौर पर मैं याद करूं कि मुझे बहुत इत्मीनान है। हर आदमी चाहता है, हर बाप ये चाहता है कि जब वो गुजरे तो उसकी औलाद सेटल्ड हो, ये चाहता है, ये उसकी ख्वाहिश होती है। आप हमारे रूहानी फर्जंद हैं, रूहानी बेटे हैं। मैं बरमला ये बात सही। और मुझे वो एक मजाक की बात थी, कौन शख्स ऐसा हो सकता है जो ये दावा कर सके कि मैं भी रहूंगा, तो एक मजाक की बात। मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि अगर अभी इस वक्त राइट एट दिस मोमेंट अगर मेरी रूह कब्ज कर ली जाए या मौत का फरिश्ता नजर आ जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगेगा कि मैंने 20 साल ज़ाया नहीं किया। क्या बात है। मुझे यही महसूस होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद नहीं किए। वो नस्ल जिसको तैयार हो जाना चाहिए था, बस उस नस्ल से मेरी एक ही गुजारिश है, एक ही गुजारिश है। ये दुनिया आपको लगता होगा मैं बार बार इधर देख रहा हूँ, मोहब्बतन भी देख रहा हूँ और उम्मीद से भी देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा उम्मीदों के साथ। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जीता है। जिस वक्त हमने कौमी पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म की थी, बनाई थी, उस वक्त हमारे कुछ साथी थे जो बहुत दूर तक नहीं देख पा रहे थे, नहीं देख सकते, उजरत पसंदी का शिकार थे। उनको लगता था कि कुछ जल्दी हो जाता है। मसूद साहब को भी बड़ी जल्दी थी, अयूब साहब को भी बड़ी जल्दी थी, और केजरीवाल साहब के अप्रोच को देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी का लफ्ज छोटा है, कुछ नया इन्वेंट करना चाहिए। मैं नसीहतन अगर कोई बात आपसे कह सकता हूं, मैं लिबर्टी ले रहा हूं, प्लीज लिबर्टी ले रहा हूं। अगर मैं नसीहतन कोई बात कर सकता हूं तो वो सिर्फ ये है कि खुदा करे कि आपके हिस्से में भी वो सब्र आए जिसका मुजाहरा मैंने पिछले 20 वर्षों में किया है। हो सकता है कि अगले 20 वर्षों में भी वो मंजिल आपके हाथ न लगे जो हमारा निशाना थी, ये हो सकता है। अगर आप इस मिशन को लेकर उठें और इसी सब्र के साथ चलेंगे तो ये मुमकिन है आपकी नस्ल को न मिले वो बात, वो मंजिल न मिले, लेकिन वो दाग उजाला जो नज़्म कही है फैज ने कि दाग उजाला शब गजीदा शहर, ये इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। ये शेर पढ़ने की नौबत तो नहीं आनी चाहिए कि आप 20 बरस चले, 40 बरस चले और आपको एक मंजिल मिले और वो आपकी मंजिल ना हो। मैं सिर्फ इस सब्र की दरखास्त कर, चूंकि उजरत पसंद लोगों की कमी नहीं है। इंसान फितरी तौर पर वैसे भी उजरत पसंद और झगड़ालू वाक़ हुआ है, फितरी तौर पर उसे जल्दबाजी की आदत होती है, जल्दी हो जाए, और जब नहीं होती है कोई चीज़ पूरी तो फिर वो लड़ता है, झगड़ता है, उसको हासिल करने की कोशिश करता है। आपको बकरी की दुम नहीं लेनी है, आपको पूरा बकरा चाहिए। बकरीद के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूं कि आपको बकरे की दुम नहीं लेनी है, आपको पूरा बकरा चाहिए। और टूटे हुए दांत का भी बकरा नहीं चाहिए, टूटी हुई सींग का भी बकरा नहीं चाहिए। हमने जिस हाल में ये मुल्क अंग्रेजों को दिया था उसी हाल में हमें चाहिए, उसी हाल में चाहिए। इसमें कितना वक्त लगेगा हम नहीं जानते, और वो भी आपकी मंजिल नहीं है, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान में बिलीव करता है,
मुसलमान वही है जो खिलाफत का ख्वाहिश है, जिसको मेहंदी का इंतजार। आप समझ लें इस बात, हमारे और आपके ईमान में शक हो जाएगा अगर आप ये समझेंगे कि हिंदुस्तान हमारी मंजिल है। हिंदुस्तान हमारी मंजिल नहीं है। सिर्फ अमेरिका को फना के घाट उतारना भी हमारी मंजिल नहीं है। अल्लाह ने आपको खलीफा बनाकर उतारा है जमीन पर। उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का हम सबको जिसका इंतजार है, यानी हजरत मेहदी की आमद का इंतजार है, खुदा करे कि हम और आप उनकी लश्कर के मामूली सिपाही बन सकें इंशाअल्लाह। खुदा करे कि हम उनकी उस लश्कर के अजीम सिपाही बन सकें जिस लश्कर के जरिए यहूद को भी शिकस्त होगी, नसारा को भी शिकस्त होगी, मुशरिकीन को भी शिकस्त होगी और इस्लाम का वो परचम दुनिया पर लहराएगा जिसका हमसे पहले, बहुत पहले से लोगों को। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये हमारा मिशन है जो मैंने आपके सामने रखा। और हम जब इतने बड़े मिशन की बात करते हैं तो फिर हमारी हैसियत एक सिपाही की होती है, एक जर्नैल की नहीं होती। हम एक सिपाही हो जाते हैं। इतनी बड़ी जंग है, इतना बड़ा मिशन है कि इस मिशन को जब भी आप अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं हम तेज तो नहीं चल रहे। आपको लगेगा, अभी तो आप कहते हैं कि हम बहुत स्लो है, अभी आपको लग रहा होगा कि हम बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। 4 महीने में तो हमारे अब्दुल वाहिद साहब इंग्लैंड को रौन कर भी आ गए। वो हमारे स्टूडेंट यूं बैठे हुए सामने, शाहनवाज, उनको किस्मत ने मौका दिया ऑस्ट्रेलिया जाने का, वो गए। बोले नहीं हम तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, पूरब नहीं जाएंगे, पश्चिम जाएंगे। हालांकि अगर ये पश्चिम भी चलते रहते तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते, लेकिन वो दुनिया गोल है, वो ठीक से उनके जहन में आई नहीं, ग्लोब सामने नहीं रखा था। वरना अगर ये पश्चिम चलते ही रहते तो घूम करके 12,800 किलोमीटर का खुतर है डायमीटर दुनिया का, वो घूम करके फिर वो आ जाते हैं, इंडोनेशिया के आसपास पहुंच जाते हैं। बहरहाल अब जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। You'll go places. My best wishes are with you. And if you continue in the same way, then the sky is the limit. इंशाल्लाह। तो हम और आप सब अपने आप को उस अजीम मिशन के लिए तैयार करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी बहुत अच्छा स्पीकर तो था नहीं, आपसे बार बार नजरें चुराने के लिए इधर उधर देखता हूँ, कभी अच्छा स्पीकर नहीं। ये मकसद ने मुझे बनाया, एक मकसद का हुसूल बहुत बड़ी चीज़ है, वरना मैं एक निगोशिएटर था। कहते हैं अच्छा निगोशिएटर था, अब वो उनकी कमकली है, वो ऐसा समझते थे कि मैं अच्छा निगोशिएटर था। मेरे सामने उस वक्त का बड़े से बड़ा निशाना ये था कि साहब ये क्लॉस करके RM बन जाएंगे, रीजनल मैनेजर बन जाएंगे और कम से कम रीजनल मैनेजर तो बन ही जाएंगे, ऐसा सोचा जाता था। कितना गलत सोचा था निशानों ने, मैं कहाँ आ गया। लेकिन एक बात है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो कुछ मेरे सामने है मैं उस पर मुतमईन हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के ये जो 20 साल गुजारे हैं, जिसमें मेरा लाइफ स्टाइल शायद आप सबके सामने हो, शायद दुनिया का सबसे सस्ता लाइफ स्टाइल, शायद। आप जाना नहीं उधर, आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने इस लाइफ स्टाइल से बहुत मुतमईन हूं। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। वरना मैंने वो दौर भी देखा है, सारे ऐशो आराम के बावजूद नींद की गोली हमारी और हम जैसे लोगों की मजबूरी हुआ करती थी। आज हमें किसी नींद की गोली की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी नींद आती है। और इसलिए कि मकसद बिल्कुल सामने वो दिख रहा है, गरचे बहुत दूर है मगर दिख रहा है, बहुत दूर है, देयर इज नो डाउट अबाउट, बहुत दूर है, लेकिन दिखता है।
और जैसा कि मैंने अफसोस किया कि जब मकसद दिखता है और दूर जाना है तो फिर ये नहीं लगता कि आप स्लो चल रहे हैं, बल्कि आपको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कदमों की रफ्तार ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो और जब हमारी मंजिल बिल्कुल करीब हो तो उससे पहले ही हम थक कर, घबरा कर, थकन से चूर होकर गिर पड़े, बेहोश हो जाएं या मर जाएं। ये खौफ लायक होता है। मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए। तकरीबन 2:20 का वक्त है। काफ़ी वक्त हमने लिया, बहुत बोर किया आपको, लेकिन कुछ बातें ज़रूरी थीं। आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, कोई ख्याल मत दिल में लाइएगा। आपसे जो शिकायत की जाती है वो आपके भले के लिए। हम सब ये चाहते हैं, ख़ास तौर से मैं और मेरी उम्र के लोग तो खैर यहाँ नहीं हैं, अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी। हम ये चाहते हैं कि मेरा भी बेटा आपके दरमियान है, आप सब मेरे बेटे की तरह हैं। और ये एक जहाज़ है, मिल्लत इस्लामिया का जहाज़ है, शिप है ये। अगर ये डूब गया हम सब डूब जाएंगे, ये भी डूब जाएंगे। इस जहाज़ को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की, तुम्हारी भी हमारी भी जिम्मेदारी है। हम लोग इस जहाज़ को बचाने की कोशिश में पिछले 20 बरसों से मसरूफ़ हैं। अगर कोई शिकायत करे तो उसे दिल में मत लाना, क्योंकि काम के दौरान कहा सुनी तो देखो हो जाती है, ये बड़ी मामूली बात है। हम बार बार कह रहे हैं आप हमारे बेटे हैं। कभी अपना हक जताकर हम कोई ऐसी बात कह गए होंगे जो आपको गिरा गुजरे, क्योंकि आपको वो अदब और तहजीब सिखाई दी जाती है, तो बहुत सारी बातों की कमी उधर भी है। लेकिन जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके भले के लिए करते हैं। अगर मेरे साथी, मेरे दोस्त ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा तेज़ हो जाएं, तो ये मुतालबा बहुत बेजा नहीं है। आपके सामने SMS की दुनिया है, आपके सामने फेसबुक की दुनिया है, आपके सामने वेलकम ये एक और 65 साल का जवान हमारे सामने, प्लीज आइए। ये राजस्थान से चल के आ रहे 41 हो गए, हैं। 41 हो गए। हाँ, तो आप दिल में कोई बुराई न रखें। SMS की दुनिया भी आपके सामने, इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। कुछ लोग आगे बढ़ाएं इस बात को। आपके सामने इंटरनेट की पूरी दुनिया मौजूद है, फेसबुक पर हमारा अकाउंट मौजूद है, यूट्यूब पर खोल दिया गया है। इसको आगे बढ़ाएं, नतीजे की परवाह मत करें। नतीजा बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। हमें अपने भविष्य से, मुस्तकबिल से मायूस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि हमने 17 साल पहले जो चिराग जलाया था उसे कोई भी माई गलाल अपने खून से बुझाने की जसारत नहीं कर सकता। लोग आए चले गए, करोड़ों रुपए की दौलत से उन्होंने सीलमपुर जाफराबाद के गरीब मुसलमानों को खरीदने की कोशिश की और किया, लेकिन खुद भी खत्म। वो गरीब जिंदा हैं अभी, उनकी झोपड़ियां मौजूद हैं, लेकिन उनके शानदार महल सब मिट्टी में मिल गए जो लोग खरीदना चाहते थे। खुदा के लिए मैंने ऐसी कोई मिसाल आज तक कायम नहीं की है। आई हैव नेवर ट्राइड टू परचेज योर कॉन्शियंस। मैंने अपनी जिंदगी में किसी मुसलमान के ज़मीन को खरीदने की कोई कोशिश नहीं की। आपका ज़मीन सलामत रहे, आपका ईमान सलामत रहे, मैं दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।